इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट में और आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स में। प्लांट और एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन बनिस्बत जो मुश्किल होता है वो एनिमल्स में होता है, क्योंकि एनिमल्स को कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है वाटर को सेल से बाहर लॉस करने की और वाटर को गेन करने की, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एक एनिमल्स सेल में। अब मेरी बॉडी में तकरीबन 65% जो मेरी बॉडी है वो वाटर पे मुश्तमिल है और मेरा ब्रेन तकरीबन 80 to 85% फ्लूइड पे यानी कि वाटर पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे एनिमल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे। सबसे पहले है ऑस्मो कन्फर्मर। अब देखें, लफ्ज़ी मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मो तो वही ऑस्मो रेगुलेशन से निकला है और कन्फर्मर को देखते हैं तो ये हमें ऐसे नज़र आता है जिस तरह ये कन्फर्म से निकला। कन्फर्म का मतलब कोई चीज़ फिक्स हो, किसी चीज़ का पहले से पता हो और वो चेंज ना हो, चेंज करने की उसे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब देखें, डोंट एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इनको ज़रूरत नहीं होती कि एक्टिवली अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उनको एडजस्ट करें, और इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लूइड है उसके आइसोटोनिक का मतलब कंसंट्रेशन इंटरनल बॉडी में भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी तकरीबन बराबर रहता है। इवन इन मैरीन सॉल्ट इन्वायरमेंट, ये मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हो या फिर सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहते हो, वहाँ पे भी इनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक रहेगा। इन दोनों सूरतों में भी आइसोटोनिक रहेगा। सेकंड कैटेगरी जो है वो है ऑस्मो रेगुलेटर की। इसके भी लफ्ज़ी मतलब को देखते हैं कि क्या बनता है। ऑस्मो वही ऑस्मो कन्फर्मर और रेगुलेटर किसी चीज़ को रेगुलेट करना। अब देखिए, कोई चीज़ नॉर्मल से हट जाए तभी जाके हम उसको रेगुलेट करते हैं। हम किसी ऐसी चीज़ को रेगुलेट नहीं करते जिसका हमें पहले से कंफर्म हो, पता हो कि इसकी ये वैल्यूज़ हैं, इसकी ये एक्सटेंट है, यहाँ तक इसकी हदें जाती हैं, वो तो कंफर्म है। अब रेगुलेटर की मदद से हम किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं। जिस तरह हम पंखे की रफ़्तार को बढ़ाते हैं, कम करते हैं अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन होती है। रूम के अंदर ज़्यादा गर्मी हो तो हम पंखे की रफ़्तार बढ़ा देते हैं, कम हो तो हम रफ़्तार कम कर देते हैं, सर्दियों में बंद कर देते हैं, गर्मियों में पंखा चलाते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी रेगुलेटर की। तो ये रेगुलेट, यहाँ पे इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, मतलब एडजस्टमेंट। ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अडॉप्टेशन की ज़रूरत होगी इनको अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए। आइए पढ़ते हैं क्या है। दे एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो बॉडी फ्लूइड फ्लूइड की कंसंट्रेशन है और बॉडी के अंदर यानी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन है, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इनको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बाहर के इन्वायरमेंट को देख के। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इन बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंसेस पाई जाएंगी। हैपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, दो किस्म के इन्वायरमेंट का सामना इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में ऑस्मो कन्फर्मर रहते हैं। बाकी जो दो इन्वायरमेंट बचते हैं वो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। यहाँ पे ये किस तरह रद्द-ए-अमल शो करते हैं ये एनिमल्स। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मिले तो डिस्चार्ज करते हैं एक्सेस वाटर को, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वाटर ज़्यादा पानी का सामना करना होता है इनको, तो ये ज़्यादा पानी को फिर डिस्चार्ज भी कर देते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ये पानी को तो रखते हैं, पानी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको लॉस से बचाते हैं, लेकिन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो साल्ट को ये एक्सक्रीट करते हैं।
तो दे हैव अडॉप्टेशन टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस इन फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इन तीनों इन्वायरमेंट में भी इनको अलग अलग से अडॉप्टेशन की ज़रूरत होती है। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये एक्सेसिव वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। मैरीन में हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, तो ये साल्ट को एक्सक्रीट करेंगे। टेरेस्ट्रियल में इनमें और अडाप्टेशन होगी। तो अच्छा जी, मेरीन इन्वायरमेंट, हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट देख रहे हैं जहाँ पे एनिमल रहते हैं। तो सबसे पहले हम मेरीन इन्वायरमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल रह रहे हैं और उनमें क्या क्या अडाप्टेशन है, वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन अपने जो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रही होती है वहाँ से। तो सबसे पहले जी मैरीन इन्वायरमेंट में हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, मैरीन इनवर्टिब्रेट की। तो मैरीन इनवर्टिब्रेट जो है ना वो ज़्यादातर ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर पहले बताया डिटेल में कि इनको ज़्यादातर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी जो इंटरनल बॉडी ऑस्मोटिक स्टेट है उसको। तो दूसरे नंबर पर है जी हैग फिशेस रहती हैं मैरीन इन्वायरमेंट में। ये अपनी जो इंटरनल बॉडी ऑस्मोटिक स्टेट है या इन्वायरमेंट है उसको एसोटोनिक रखती हैं विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एसोटोनिक का मतलब एसो मीन सेम, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो मतलब उनके बॉडी में जो कंसंट्रेशन है साल्ट और वाटर की और इनका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कंसंट्रेशन है साल्ट और वाटर की, उन दोनों में बैलेंस रहता है और इनको ज़्यादा अपने आप को एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पे हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। ये ऑस्मो रेगुलेटर हैं। अब इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो इनके पास ऑर्गन होगी रेगुलेट करने के लिए, इनके पास अडाप्टेशन होगी रेगुलेट करने के लिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले किडनी है, गिल्स हैं और तीसरे नंबर पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि MCQs में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा है कि कार्टिलेजिनियस फिशेस में साल्ट सिक्रीटिंग ऑर्गन का नाम बताया, तो वो रेक्टल ग्लैंड है जी। या फिर कहते हैं कि रेक्टल ग्लैंड किन फिशेस में पाया जाता है, हैग फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, यूरिया रिटेनिंग फिशेस, इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हम कार्टिलेजिनियस फिशेस को लगाएंगे। किडनी और गिल ये सिक्रीट करते हैं साल्ट को, क्योंकि ये मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखते हैं मैरीन इन्वायरमेंट में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो किडनी और गिल्स साल्ट को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और साल्ट एक और आर्गन भी है, एक्स्ट्रा आर्गन, जिसे कहते हैं कि ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब ज़्यादा साल्ट बॉडी में इंटर हो तो साल्ट सिक्रीटिंग आर्गन रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए से भी साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तीसरे नंबर पे यूरिया रिटेनिंग फिशेस हैं। देखिए यूरिया रिटेन, ये यूरिया को रिटेन रखते हैं, अपनी बॉडी में बरकरार रखते हैं। रिटेन यूरिया टू मेक देयर फ्लूइड हाइपोटोनिक टू मैरीन। मतलब जितना ज़्यादा यूरिया भी साल्ट की एक शक्ल है। यूरिया को रिटेन करते जाएंगे। इनके जो बॉडी का फ्लूइड है ना वो मैरीन का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, तो इनके बॉडी का एनवायरनमेंट भी हाइपोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैरीन और इनकी बॉडी में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाए। तो इसका एक नुकसान क्या होता है, यूरिया बॉडी में जमा हो के उनको फिर एनिमल को, फिशेस को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस हार्म से प्रोटेक्शन के लिए एक केमिकल मौजूद है, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड उसको कहते हैं। ये प्रोटेक्ट फ्राम द हार्म्स ऑफ यूरिया के हार्म्स जो हैं ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए तो उससे बचाता है। ये भी बहुत अहम इम्पोर्टेंट केमिकल का नाम है जी, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड।
एमसीक्यूज़ में ये पूछा गया है कई बार कि यूरिया रिटेनिंग फिशेस में जो केमिकल है जो उनको प्रोटेक्ट करता है यूरिया के हार्म से, वो जी कौन सा है। डिफरेंट नाम्स दिए हुए होंगे, उनमें ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड ही है। तो आखिर में बोनी फिशेस रहते हैं मैरीन इन्वायरमेंट में। देखते हैं ये क्या करते हैं। ये इनमें देखें, बोनी फिशेस के जो एंसिस्टर थे, अबाव अजदाद थे, वो फ्रेश वाटर में रहते थे। यहाँ पे बात को समझिएगा, फ्रेश वाटर का जो माहौल था वो हाइपोटोनिक था। क्या था जी? इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब? दो चीज़ें, वाटर और साल्ट को जहन में रखें। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस फ्रेश वाटर के इनके जो एंसिस्टर थे वो ज़्यादा वाटर खारिज कर एक्सक्रीट करते थे, मतलब कि पानी को अपने अंदर कंजर्व नहीं रखते थे, पानी को लॉस कर देते थे, साल्ट को कंजर्व रखते थे। लेकिन ये बोनी फिशेस आ गई मैरीन इन्वायरमेंट में, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो वाटर है, साल्ट वाला वाटर है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको ड्रिंक करना शुरू कर दिया और एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। और क्यों? अब बहुत ज़्यादा पानी बॉडी में लेने का मतलब उस पानी में पहले से साल्ट है, तो उन्होंने जो यूरिन एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया वो कंसनट्रेटेड था, उसमें जो साल्ट की मिकदार थी वो बहुत ज़्यादा थी और वाटर को उन्होंने रिटेन किया, लॉस मिनिमम वाटर, बहुत कम वाटर उन्होंने लॉस किया। ये बोनी फिशेस में अडाप्टेशन थी। ये एनिमल्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो जनाब देखेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो एनिमल रहते हैं, फिशेस रहती हैं, उनको जो कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो फ्लडिंग है। फ्लडिंग ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मैं आपको बताऊँ कि वहाँ का माहौल हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक देखें, हाइपोटोनिक में कई बार बता चुका हूँ कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। साल्ट क्योंकि आप दरिया का पानी देखें, चश्मे का पानी देखें, तालाब का पानी देखें, तो वहाँ पे साल्ट की मिकदार एज़ कम्पेयर टू मैरीन इन्वायरमेंट, एक समंदर के पानी से बहुत कम होता है। तो फ्रेश वाटर में ये कंडीशन है, वाटर ज़्यादा, साल्ट कम। प्रॉब्लम फ्लडिंग का होता है, ज़्यादा पानी को एक्सक्रीट आउट करना होता है। ख़तरा ये होता है कि ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा साल्ट भी लॉस हो जाए। तो इस ख़तरे से बचने के लिए इनमें अडाप्टेशन होती हैं फिशेस में जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहती हैं। तो प्रोटोजोआ को देखें, अमेबा और पैरामीशियम में, इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। देखें, ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जनाब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को पंप आउट करता है, पहले स्टोर करता है फिर पंप आउट कर देता है। ये इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। वो इस तरह कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करके वाटर को, एक्सेस वाटर को पंप आउट करता रहता है। और जो प्रॉब्लम, ये अडाप्टेशन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की पहली मरतबा प्रोटोजोआ, अमीबिया और पैरामीशियम में देखा। मैनी फिशेस, बहुत सारे फिशेस में क्या होता है, एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब बहुत ही पतला यूरिन होता है और वहाँ पे जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो ये अगर डाइल्यूट है फिर भी यूरिन तो साल्ट क्या है ना, वो लॉस कर रहा है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कि साल्ट को भी लॉस ना किया जाए, किस तरह उसको कंपनसेट किया जाए, उसकी कमी को पूरा किया जाए, तो वहाँ के एनिमल ईट साल्ट कंटेनिंग फूड खाते हैं। वो फूड जिनमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो उसको खाते हैं और साल्ट को अपटेक भी करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। ये फ़िश देखें, ये इसकी गिल्स हैं, यहाँ पे ये टेक करता है साल्ट को गिल्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन को ये यहाँ से एक्सक्रीट करता है।
लॉस करता है। ये अडॉप्टेशन थी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट इन्वायरमेंट है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। खुश्की के ऊपर रहने वाले जो एनिमल हैं वो किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उनको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो एवापोरेशन के ज़रिए पानी का लॉस हो जाना है, और ये डिहाइड्रेशन को फेस करते हैं, मतलब पानी की कमी इनके जिस्म में वाक़ हो जाती है, जो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर देती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स के लिए। तो अडॉप्टेशन होती है इस डिहाइड्रेशन को काबू पाने के लिए, और पानी के लॉस को, वाटर लॉस को रोकने के लिए अडॉप्टेशन होती है। सबसे पहले हम आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट में अडॉप्टेशन देखते हैं। इंसेक्ट है वैक्सी एक्सोस्केलेटन। इनका जो बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, उस पे वैक्स लगा हुआ होता है, जिससे क्या है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ख़ुसूसन जब ड्राई कंडीशन का सामना होता है। वर्टिब्रेट हैव डेड मल्टी लेयर्ड स्किन कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्किन सेल। जो वर्टिब्रेट है उनका जो स्किन होता है वो डेड मल्टी लेयर स्किन होता है, मतलब जो स्किन है ना, उसका ऊपर वाला लेयर में जो सेल हैं वो डेड होते हैं और वो केराटिन से मिलके बने हुए होते हैं। तो इस तरह से भी ये एवापोरेशन को प्रिवेंट करेंगे। एवापोरेशन नहीं होगी तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन से वर्टिब्रेट अपने आप को सेव करेंगे। आप देखें ड्रिंक एंड ईट मॉइस्ट फूड, किस तरह ये पानी की कमी को पूरा करेंगे ड्राई कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। उन फूड को खाएंगे जो कि मॉइस्ट फूड होंगे। मॉइस्ट फूड का मतलब जिनमें नमी बहुत ज़्यादा हो, पानी वाले, जो जिस तरह हम संतरा खाते हैं, माल्टा खाते हैं, अनार, अंगूर, सेब, ये मॉइस्ट फूड हैं। ये हमारी पानी की कमी को जो है उसको कंपनसेट करती हैं। कैंगरू रैट को देखें तो ये पानी पिए बगैर सरवाइव कर सकता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, हालांकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये फीड करता है जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके सीड के ऊपर। इन सीड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म की वजह से पानी प्रोड्यूस होता है, उनके जिस्म में ही प्रोड्यूस होता है, और उनके अंदर ही जो वाटर की कमी है उसको पूरा किया जाता है। ये कैंगरू रैट के अंदर ये खूबी है। तो मैं ये जो केराटिन स्किन सेल हैं इनको एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लें, ये कई बार पूछा गया है। और किडनी, जो सबसे अहम अडॉप्टेशन है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, वो है किडनी, गुर्दे। ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं, ये फ़िल्टर करते हैं ब्लड को, ब्लड में जो पानी होता है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ये ड्राई कंडीशन का सामना हो, पानी की कमी का सामना हो, तो ये पानी को फ़िल्टर आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। अगर पानी की कमी का सामना हो तो ये वाटर को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो ब्लड में तो ये क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरह पानी को जब ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। पानी को जब ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करते तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये शार्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया, इसको शार्ट के लिए भी याद कर लें। वो है कि जी टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। ये एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन है कि डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करना एनहाइड्रोबायोसिस कहलाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने इसको देखा, ऑस्मोरेगुलेशन को एनिमल में डिफरेंट इन्वायरमेंट हमने लिए। सबसे पहले हमने मैरीन इन्वायरमेंट में देखा, उसके बाद फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में देखा, उसके बाद टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखा। सबसे अहम चीज़ें जो होती हैं कि मैरीन वाटर में प्रॉब्लम कौन सी आ रही है एनिमल्स के लिए, फ्रेश वाटर में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम था, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जी, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अडाप्टेशन की सूरत में मौजूद है। इन अडाप्टेशन को याद करें और यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद करें। और सबसे अहम चीज़ जो है ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स, ये
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करें, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आ भी सकता है। थैंक यू वेरी मच।